हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आपके उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के जो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, जो आपके 2024 से 25 के एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, हाफ ईयरली में, आपके फाइनल में, प्री बोर्ड में। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे प्रीवियस ईयर के, जो पिछले 4 या 5 सालों में आए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, पूरे 5 साल के पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर की और थर्ड चैप्टर की, यानी सॉल्यूशन की, है ना, यानी विलियन वाले चैप्टर की, और थर्ड यानी केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति, तीसरा चैप्टर जो हमारा, इन दोनों के ऊपर वीडियो बना दी थी। जो मेरा सेकंड चैप्टर रह गया था, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, वैद्युत रसायन जिसको बोलते हैं, वो हमारा रह गया था। तो उसको आज मैं करवा रहा हूँ सेकंड चैप्टर को। तो यानी फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया है, थर्ड चैप्टर आपका हो गया है, सेकंड चैप्टर आज इस वीडियो में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे उनके सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वीडियो होगी वो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए होंगी। इसमें आपको दोनों को ही नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, देखो सॉल्यूशन चैप्टर, ये वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, जो तीनों मैंने करवाए ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे ही न्यूमेरिकल आएंगे आपके। ठीक है, और थ्योरी भी इनके अंदर है। ठीक, तो इन तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने 3 नंबर, ये 3 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो 1-1 घंटे की वीडियो होंगी। ठीक है, तीनों, दो तो मैंने 1-1 घंटे की बनाई है, देखते हैं ये कितने की बनती है। तो अगर आप ये 2-3 घंटे भी अगर अच्छे से इसमें दे दोगे तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है। बाकी आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ठीक है, तो वो भी आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये सिलेबस है आपका, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने दिखा रखा है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसमें जो क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ क्वालिटी को बढ़ा के इसको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो है पुराने पेपर, तो इसमें क्लियर इनकी फ़ोटो नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा धुंधला सा भी दिखता होगा, तो इसलिए क्वालिटी बढ़ा के आप इसको देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपने गैल्वेनिक सेल तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इधर एनोड होता है और इधर कैथोड होता है। ठीक है, एनोड यानी माइनस और कैथोड यानी प्लस। तो ये पूछ रहा है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो किधर होता है आपका। ठीक है, एनोड में होता है या कैथोड पे होता है। तो जो आपका एनोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ पे कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और रिडक्शन मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये आप दोनों याद रखना। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, केवल यही बताना था इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, एनोड। क्या होगा, एनोड होगा इसका। ठीक है, हिंदी में भी एनोड ही लिखते हैं इसको ऐसे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है। ठीक है, यानी जो कंडक्टिविटी होती है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे निर्भर होती है। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, है ना। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पे। देखो ये वाला हिंदी में नहीं मिलेगा, बस इसके आगे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखना भूल गया था मैं। इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पे ये लिख सकते हो आप लोग, मतलब ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं, आप देखना। अगर दोनों दिए होंगे तो दोनों पे टिक करना है, अगर एक इनमें से कोई एक दिया तो एक में आप टिक मारोगे। ठीक है, ये कंडक्टिविटी यानी चालकता का फॉर्मूला होता है, के से डिनोट करते हैं 1/ρ, है ना। तो ये फॉर्मूला है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा कंसंट्रेशन वाला ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर तीनों में से। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये न्यूमेरिकल है आपका है। ठीक है, यहाँ पे क्या, आप एक डैनियल सेल है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है डैनियल सेल का कितना, ये
ठीक है। आपको निकालना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। और एफ की वैल्यू आपको ये लेनी है, यानी आपको इसके अंदर गिव्स एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जी नॉट निकालना है आपको, ठीक है, डेल्टा जी नॉट। तो ये आपकी रिएक्शन है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको एक रिएक्शन दी है ना, ये क्वेश्चन में रिएक्शन दी थी और एफ़ की वैल्यू आपको दे रखी थी, एफ़ की वैल्यू ये रखनी थी आपको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दी है, ठीक है। तो आपको गिब्स एनर्जी निकालनी थी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी थी, तो उसको डेल्टा जी नॉट से लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड लिखा होगा तो नॉट लगाओगे आप, ठीक है। तो नॉट लगाया माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप देखो जेड एन से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब वो जेड एन प्लस 2 में बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ठीक है ना। +2 है ना इसके पास, यहाँ पे +2, तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। वैसे ही यहाँ पे कॉपर 2+ है, तो यानी इसने क्या करा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। देखो कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, है ना। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और Cu में बदल जा रहा है, तो यानी यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n की वैल्यू 2, n होता है इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं आपके, ठीक है। तो 2 रखोगे। ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि डैनियल सेल की जो वोल्टेज है वो 1.1 है, तो रख दिया हमने यहाँ पे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा, ये आपका जूल में आएगा। अगर आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, यानी 3 नंबर पहले आ जाएगा ये पॉइंट। तो ये 212.3 ले लेंगे इसको, ठीक है। किलो जूल पर मोल में ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको चित्र बनाना है, ठीक है, यानी इसको ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। और इस पे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया यानी समीकरण लिखनी है, यानी इसके अंदर जो रिएक्शन होती है ना, दोनों एनोड की और कैथोड की, वो दोनों रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है, पहला चीज़। अब यही क्वेश्चन आपका दोबारा भी आया है, तो वहाँ पे ये देखो अलग तरीके से पूछा गया है, तो दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन। तो पहले वाले में क्या पूछा था, आपको इसका क्या करना है, डायग्राम बनाना है और उसकी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। तो इसमें भी यही पूछा है पहले। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, यानी इसको उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया इसके अंदर। फिर तीसरा लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक प्लेटिनियम ब्लैक कोटेड एक वायर होती है, उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछे गए हैं, तो तीनों का आंसर हम एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम में है, ये आपका एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE बोलते हैं इसको, ठीक है। मानक स्टैंडर्ड मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इसका नाम होता है। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम इसके अंदर बनाना है, ठीक है। इस तरीके से एक ग्लास होगा, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या रखना है, एक इस तरीके से, इसको बोलते हैं आउटर जैकेट, मतलब इसकी है ये, ठीक है। और इसके अंदर आपको अगर देखा जाए तो क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, एक यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको H2 गैस यानी ड्राई H2 गैस के लिए क्या कर रखा है, वॉल दे रखी है, यहाँ से आपका H2 गैस अंदर जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका HCl भरा होता है, ठीक है। अंदर आपको एक बॉक्स सा दिख रहा होगा, ये प्लेटिनियम की एक प्लेट होती है, ठीक है, प्लेटिनियम की एक प्लेट होती है। और इसके अंदर यहाँ पे जो रेड हिस्सा है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे मरकरी यानी Hg भरा होता है, ठीक है। और ये जो वायर दिख रही है आपको, ये प्लेटिनियम की वायर होती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये जो अंदर ग्लास का ये रखा हुआ है ना, ये इसकी आउटर जैकेट ये बना रखी है उन्होंने, ठीक। तो ये इस डायग्राम के अंदर आप बनाओगे। तो मेन यहाँ पे एक प्लेटिनियम की प्लेट जो है, ठीक है, और ये प्लेटिनियम की जो वायर है, ठीक है। एक इनको इनसे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि इसका क्या फंक्शन है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम आपको बनाना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पे ना आपको ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ को। केवल जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं अगर डीप चले जाऊँगा तो ये वीडियो आपकी बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे उनके, क्या उनके अंदर आपको लिखना है, ठीक है,
वो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको डीपली पढ़ना होगा तो आप बता देना, मैं उसको अलग से इनकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना SHE, ये क्या करता है, दोनों की तरह वर्क करता है। यानी इसको एनोड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कैथोड की भी तरह, ठीक है। किसकी तरह? एनोड। अगर आपको एनोड में इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो एनोड में लगा लो, कैथोड में इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो कैथोड पे लगा लो। क्योंकि हम देखो, अगर मान लो मेरे को जिंक का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो मैं उसको सिंगल तो यूज़ नहीं कर सकता ना, आपको 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा इलेक्ट्रोड आप क्या यूज़ करोगे, मान लो क्या, ये SHE यूज़ करोगे, ठीक है। ऐसी कॉपर है तो कॉपर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी जहाँ पे इसको एनोड की ज़रूरत होगी वहाँ पे एनोड यूज़ करोगे, जहाँ पे कैथोड की ज़रूरत होगी तो कैथोड की तरह यूज़ करोगे, ठीक है। क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लेते हैं हम, ये भी पूछता है। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब ये एनोड की तरह काम करता है तो कैसे करता है, ये हाइड्रोजन गैस जो होती है इसके अंदर, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालती है और 2H+ में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। और कैथोड की तरह कैसे काम करती है, जो 2H+ बनाना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ठीक है। और गेन करने के बाद फिर से H2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कैथोड की तरह यहाँ पे वर्क हो रहा है आपका, ठीक। तो इस तरीके से ये एनोड और कैथोड, तो ये 2 रिएक्शन इसके अंदर पूछी हुई थी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको इसके अंदर लिखनी है। तो ये आपको याद आएगा, एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड में मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। और कैथोड यानी रिडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों, इस वाली रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इस वाले को रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये पहले पार्ट के अंदर था। अब उसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा था कि ये जो इसको है, इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्यों बोला जाता है, यानी उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि इसको एनोड और कैथोड दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। यानी एज आ इलेक्ट्रोड और एज आ एनोड दोनों की तरह वो काम कर सकता है ये, इसलिए इसको रिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है। थर्ड ये पूछा था कि यहाँ पे जो है, एक मिनट, जो इसमें थर्ड पार्ट आपका पूछा गया था कि जो आपने प्लेटिनियम की फॉइल यूज़ कर रखी थी ना, तो उसको प्लेटिनियम फॉइल ब्लैक कलर से उसको ना कोटेड कर देते हैं, उसको मतलब एक तरीके से बंद कर देते हैं ब्लैक कलर की प्लेटिनियम से, ठीक है। तो उसका क्या काम है, ठीक, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्लेटिनियम की एक प्लेट है ना, इसको क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे ब्लैक कोटेड कर देते हैं प्लेटिनियम से, ठीक है। यानी इसको ब्लैक कर देते हैं बिल्कुल यहाँ पे, और वो भी प्लेटिनियम से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको क्यों किया जाता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि इट एक्ट एज एन इनर्ट मेटल, यानी एक अक्रिय धातु की तरह ये काम करता है और कनेक्शन प्रोवाइड कराता है H2 से H+ जो आपका हो रहा है ना, H2 से H+ जो कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए, ठीक है। यानी एक अक्रिय धातु की तरह काम करता है ये। दूसरा, ये अलाउ करता है H2 गैस को, यानी जो H2 गैस आप इसको दे रहे हो या इसके अंदर बन रही है, ठीक है, उसको क्या करता है, आप अलाउ करता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एक तरीके से, यानी सरफेस देता है उसको, यानी एक तरीके से कोटेड है ना, तो H2 इसके अंदर आके यहाँ पे इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये काम होता है, ये काम करता है इसका। तो यह H2+ से H2 से H+ प्रणाली के लिए अक्रिय धातु कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। और दूसरा है, इसमें H2 गैस को अपनी सतह पर अवशोषित होने की अनुमति देता है, ठीक है, जिससे H2 गैस उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये काम होता है उसका प्लेटिनियम वायर का। प्लेटिनियम जो है ना, आपका जो प्लेटिनियम आपने वहाँ पे प्लेट यूज़ कर रखे, तो उसको क्या करते हैं, ब्लैक कलर के प्लेटिनियम से उसको कवर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये रीज़न है उसका। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, और ये बच्चे, ये बुक में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो और ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक राइट नस्ट इक्वेशन, एक तो नस्ट इक्वेशन लिखनी है फॉर दी फॉलोइंग सेल एंड फाइंड आउट द EMF, और EMF भी निकालनी है। यानी एक तो नस्ट इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद आपको EMF भी निकालना है, ठीक है। कितने पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे, जिसके लिए E0 की वैल्यू दे रखी है और ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है। तो इससे आपको पहले नस्ट इक्वेशन लिखना है और उसके बाद EMF भी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये है आपके पास न्यूमेरिकल, तो ये आपको इक्वेशन दे रखी थी,
ठीक है क्वेश्चन में, और एक आपको ई नॉट सेल दे रखा था, ई नॉट सेल, ठीक है, वो कितना दे रखा था 2.71, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था। और सबसे पहले आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी थी, तो ये एक तरीके से नस्ट इक्वेशन है आपकी, ठीक है, नस्ट इक्वेशन। इसको अगर सही तरीके से लिखना होगा ना नस्ट इक्वेशन को, ये तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिखी है, आपको केवल कुछ नहीं करना, पहले ई लिखना है, फिर ई नॉट सेल लिखना है, ठीक है, माइनस 0.059 लिखोगे, जो लिखा ही है, ये 2 की जगह आप n लिखोगे, क्या लिखोगे n, और यहाँ पे log आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी +2 है ना, और नीचे भी +2, ठीक है, इस तरीके से ऊपर ऑक्सीडेशन आता है और नीचे रिडक्शन आता है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी आगे भी आ जाएगा आपको, तो वो नस्ट इक्वेशन होगी, या आप ये भी लिख सकते हो इस इक्वेशन के लिए नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ई नॉट सेल दे रखा था कितना 2.71, वो आपने रख दिया। अब यहाँ पे n की जगह ये 2 कहाँ से आया, n की जगह 2 कहाँ से आया, अगर आप इस इक्वेशन का देखो तो पहले mg है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है mg+2 में, किस में mg+2 में, ठीक है। तो mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, किसको दे रहा है, कॉपर को। अब ये कॉपर +2 होगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, यही आपकी n की वैल्यू है, क्या है, n की वैल्यू है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकलती है, तो n = 2 आ जाएगा, है ना, यहीं से चेक कर लोगे, दोनों में 2 2 प्लस है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी log। अब यहाँ पे देखो जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हट जाएंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ था आपका, है ना, तो ये ऊपर आएगा, और इसका रिडक्शन हुआ था, तो इसको नीचे लिखोगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये रख दोगे ऊपर, और इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इतने यहाँ पे रख दोगे, ठीक। अब यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये जो 0.059 है ना, उसको पहले 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, डिवाइड करने पे कोई वैल्यू आएगी, फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, लॉग को करना, ऊपर लिखना 0.001 अपॉन 0.0001, ठीक है। इसमें देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, ऊपर वाले में पॉइंट के बाद 3 नंबर है, और नीचे वाले में पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो मैं इसके आगे एक 0 लगा दूँ, और तो ये 4 हो गए, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा 10, कितना बचा 10, और नीचे आया 1, है ना, बाकी सारी 0 तो हट जाएंगी, तो ऊपर 10 हो गया और नीचे 1 हो गया। तो यानी ये बन जाएगा क्या, log 10, क्या बन जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका होगा क्या, जो इसको डिवाइड करके आएगा ना, ये आया होगा, है ना, और इनटू में 1 आया होगा आपका, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना है आपको। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि log 10 इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो वो आपको वैल्यू रख देनी है। अगर नहीं बना तो आपको फिर टेबल मिलेगी, लॉग टेबल जिसको बोलते हैं, आपको उसको देख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया है कि एक ऐसा सेल है जो एनोड तो उसका नेगेटिव है और कैथोड उसका पॉजिटिव है, ठीक है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किस प्रकार का सेल है, यानी वो कौन सा सेल है, तो वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक, ये पहले भी आया था क्वेश्चन अभी ना स्टार्टिंग में, गैल्वेनिक सेल, हिंदी में भी गैल्वेनिक सेल लिखते हैं इसको, ठीक है, गैल्वेनिक सेल लिख देना इसको, या वैद्युत रासायनिक सेल, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो नस्ट इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आपका आना ही आना है, गिब्स एनर्जी पे आपका एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, ई नॉट सेल निकालने के लिए आपके पास एक न्यूमेरिकल आएगा। तो 3 न्यूमेरिकल आप इसके जरूर करके जाना, ठीक है, तीनों पे आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल भी निकालना है, ठीक है, और डेल्टा जी नॉट यानी गिब्स एनर्जी भी निकालनी है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे ई आर CR+3 से CR उसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.74, और CD+2 से CD में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू 0.40 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये है आपकी, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है, और आपको यहाँ पे बाकी क्या गिवन था, आपको यहाँ पे गिवन था कि ये वैल्यू भी दे रखी थी साथ में, ठीक है, इसकी वैल्यू भी दे रखी थी। तो आपको पहले ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माने ई नॉट एनोड, ठीक है।
अब यहाँ पे कैथोड की तरह वर्क कौन कर रहा है, ये, ठीक है, जहाँ पे +2 से मतलब CD +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे पता लगाओगे, +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, CD में, ठीक है। तो ये कैथोड की तरह काम कर रहा है और ये +3 से CR में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इन दोनों में माइनस, देखो दोनों माइनस में दे रखे थे तो वैल्यू रखी, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पे भी तो +2 से CR में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी दोनों में ही रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों में ही रिडक्शन हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो इसमें कौन सा रिडक्शन होगा, कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, जब भी आप E0 सेल निकालने जाओगे ना तो हमेशा वैल्यू रिडक्शन में ही मिलेगी आपको। क्या में मिलेगी, रिडक्शन में ही रकम रखते हैं, यानी कैथोड की वैल्यू और एनोड की वैल्यू हमेशा रिडक्शन अप चेन की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गलती से रिडक्शन ऑक्सीडेशन दे भी दिया है, गलती से मतलब देते हैं बहुत बार, जैसे इसको मान लो CR/CR+3 लिखता, तो आपको इसको फिर रिडक्शन में बदलना पड़ता। तो यानी आप क्या कैसे बदलोगे, इसको प्लस कर दोगे, जो माइनस में दे रखा था ना उसको प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन वैल्यू दी होगी तो आप हमेशा याद रखना दोनों रिडक्शन में होना ही चाहिए। क्या में होना चाहिए, रिडक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन में दिया है, जैसे CR से CR+3 दिया है, तो आप क्या करोगे, उसको उसके साइन को चेंज कर दोगे, माइनस में दिया है तो प्लस और प्लस में दिया है तो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है जब भी E0 सेल निकालोगे तो दोनों ये रिडक्शन फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, रिडक्शन फॉर्म में होंगे, ठीक है। बहुत बार आपको दे देता है वो, ठीक है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आपको ΔG0 निकालना है। तो ΔG0 का फॉर्मूला ये होता है, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन, 2-3 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस वही कर पाएगा जो फॉर्मूले पढ़ के जाएगा, ठीक है। और जिसको पता होगा कि यहाँ पे दोनों रिडक्शन में रखना है, कहीं वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन में रख देगा, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। बाकी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है हमने, 6, कितनी रखी, 6। तो देखते हैं कहाँ से 6 आया है। बाकी f की वैल्यू फिक्स होती है 965000 आपको रखनी है, और E0 सेल आपका यहाँ से आया ऊपर से, ठीक है। तो देखते हैं n = 6 कहाँ से आया। तो यहाँ पे हम अपनी रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या था, 2CrS से मतलब सॉलिड फॉर्म से ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cr, ये भी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, +3 में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे +3 आएगा, और जो 3CD ये भी +3 होगा, कितना होगा, +3 होगा, नहीं सॉरी +2 होगा, ये कितना होगा, 2, ठीक है, +2 होगा, वो कन्वर्ट हो रहा है CD में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो 3 कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं, 3 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू 6 आई है। यानी जब आप 2Cr से किस में कन्वर्ट हो रहे हो, CR+3 में कन्वर्ट हो रहे हो, और उसके आगे 2 लगा रखा है, तो यानी यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब आप 3CD+2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन, देखो इसको +2, यानी इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तब ये किस में कन्वर्ट होगा, CD में, है ना। अगर आपको देखो तो यहाँ पे क्या है, 3 6, तो इसलिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब जाके CD में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, ठीक है। तो आगे होगा आपको समझ में कि यानी ये 6 कहाँ से आया, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कूलम पर वोल्ट में आएगा, फिर इसको जूल में, है ना, किलो जूल में 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपका, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उसी के साथ जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, वहीं पे ही हो गया। अब देखते हैं हम, ये देखो EMF निकालने वाले देखो क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके पास, है ना। तो EMF आपको मैंने बताया, EMF निकालना, E0 सेल निकालना आप सीख लेना, नस्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, और गिब्स एनर्जी निकालने का। तो 3 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, बुक से भी कर लेना इनके, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना है EMF, ठीक। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और E0 सेल दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे E0 सेल दे रखा है, आपको EMF निकालना है, ठीक है। E0 सेल दे रखा है और EMF निकालना है, ठीक। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो E सेल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो नस्ट इक्वेशन होता है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे और उससे ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन क्वेश्चन में दी है, ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। और n = 2 कैसे निकाला मैंने, देखो यहाँ पे ये 2+ और ये भी 2+, ठीक है।
है ना, इसके आगे 2 है देखो, और ऊपर एक +1 है, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का 2, और इसमें तो पहले से ही +2 दे रखा है ना, इसमें पहले से ही +2 दे रखा है, और इसमें आपने निकाल लिया, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, बस आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, सॉरी, ठीक है, इसमें नॉट नहीं आएगा इधर, ये इधर है ई नॉट सेल, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू रख रखी है 1.05, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ठीक है। बाकी इसमें यहाँ पे 2 लगा दिया, n की जगह 2, है ना, वो मैंने आपको बता दिया 2 कहाँ से आया, log Ni+2, है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी देर की, ये देर की है यहाँ पे, ठीक है। और Ag+ की वैल्यू कितनी देर की है, तो ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे 2 कहाँ से आया, तो ये जो इसके आगे बेस, जो इसके आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देर का ना, वो उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे फॉर्मूले में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे आप, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगा ये, ठीक है, करके देख लेना। बाकी यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद बनेगा ये log 4 × 10⁴। अब ये कैसे बना, यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका। तो चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा करवाया भी है, तो चेक करते हैं कैसे ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर है आपका log 0.60, और नीचे इसको 2 बार लिख लेते हैं, 002 × 002, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब आपको पता है इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो इसको मैं ऊपर लिख के कर दूँ 10⁻+6 लिख दूँगा, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से ये 0 हट जाएंगी, ये 0 हट जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका भी पॉइंट हटाने के लिए इसको -3 कर देंगे, कितना कर देंगे, -3 कर देंगे, तो कितना बचेगा 160 × 10⁻3, ठीक है। नीचे कितना बचेगा 2 × 2 यानी 4 से काटोगे कितने बार कटेगा, 40 बार कटेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा आपका 40 × 10⁻3, और एक 0 और इसको दे दूं तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बना 4 × 10⁻4, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको जब log इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको इतने से मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे जो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, यानी 10 की पावर में बन जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो लॉग टेबल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आ गया फिर कोलराज लॉ, और फिर यहाँ पे कोई ईएमएफ निकालना है, ठीक है, और ये इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन आएगा आपके पास। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोलराज लॉ पढ़ते हैं क्या होता है। तो कोलराज ने क्या नियम दिया था आपका, क्या लॉ दिया था कि कंडक्टिविटी यानी चालकता, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। तो अगर आपने मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट में सपोज आपने KCl मिलाया, यहाँ पे क्या मिलाया, KCl, ठीक है, KCl मिलाया। तो KCl क्या होगा, जैसे यहाँ पानी में जाएगा तो अपने आयन में टूट जाएगा, K+ और Cl- में, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, चालकता जो होगी, कहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अनंत तनुता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनंत तनुता। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होता है, जब आपने मान लो KCl लिया, पानी डाल रखा था उसमें, आपने इतना इसके अंदर पानी मिला दिया कि अब ये क्या हो गया, पूरा ब्रेक हो गया अपने आयन में, यानी जो KCl था पूरा H+ और Cl- में टूट गया। तो जो आपने पानी मिलाया, जब उसकी मतलब उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कितनी हो गई, 0 के आसपास हो गई या 0 हो गई, ठीक है, यानी अनंत तनुता, ठीक है। यानी आपने तनु कर दिया, डाइल्यूट कर दिया उसको, उसमें पानी इतना मिला दिया कि उसके अंदर की कंसंट्रेशन बिल्कुल एक तरीके से 0 हो जाए, ठीक है। तो अनंत तनुता पे, है ना, यानी पहले इंग्लिश में समझ लो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके बराबर होती है, वो होती है जो उसके अंदर आयंस होंगे उनके सम के इक्वल होती है, ठीक है। तो जो इक्वल टू होती है सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द आयंस एंड कैटायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो मैंने अभी बताया था ना, अगर आपने यहाँ पे पानी इतना मिला दिया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया आपके पास, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, तो उसके अंदर जो K+ और Cl- होंगे ना,
उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में हमने KCl लिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, जो इसका क्या होंगे, कैटायन और एनायन जो होंगे, है ना, उनके योग यानी उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, चालकता के सम के योग के बराबर होगा। तो हिंदी में क्या है, अनंत अनुता पे इलेक्ट्रोलाइट की जो चालकता होगी, है ना, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिया K+ और Cl-, है ना, तो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो आपने KCl इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना, उसकी जो चालकता होगी क्या होगी, ये चालकता बोलेंगे इसको। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, उसके ऋणायनों और धनायनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये आपका क्या है, कोलराज लॉ है। ठीक है, तो आगे होगा आपको समझ में। यानी मान लो आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज दूसरा लिया कोई NaCl, ठीक है, और NaCl में आपने क्या करा, इतना पानी मिलाया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। कितना हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। ठीक है, अनंत अनुता। तो यहाँ पे जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, इसकी कंडक्टिविटी, सॉरी, इसकी जो कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट लिखेंगे पहले। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी NaCl की, वो किसके बराबर होगी, कंडक्टिविटी ऑफ Na+ इनफाइनाइट डाइल्यूशन में प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, सॉरी, है ना, Cl-। तो ये इस तरीके से लिखोगे। और ये अगर आपको ये याद है तो आप कोलराज लॉ को यहाँ से आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, यही आपको स्टेटमेंट में लिख देना है जो एग्जांपल में हो रहा है ना। इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, इनफाइनाइट लिखा हो ना इसके ऊपर, कहीं कहीं पे आपको ऐसे नॉट भी दिखेगा ये, तो उसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, उन दोनों के जो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं ना, उनके सम के इक्वल होगा। तो कोलराज लॉ हो गया, 1 नंबर में आपके क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये इसके अंदर एग्जाम्पल आप दे दोगे। अगला आपका ये न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, इसमें भी आपको EMF निकालना है। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। और ये आपकी इक्वेशन दी है। ठीक है, और E0 सेल दे रखा है। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे भी हमने करा था ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी आपका नेक्स्ट इक्वेशन से होगा। ये आपको इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में। ठीक है, और E0 सेल की वैल्यू भी दे रखी थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, E0 सेल की वैल्यू भी आपको दे रखी थी 1.56। ठीक है भाई, टेम्परेचर का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। और बाकी इसकी Z+ और Ag+ इसकी वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे यानी ये जो Z+ दे रखा था उसकी वैल्यू भी दे रखी है, और Ag+ यानी इसकी वैल्यू भी दे रखी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे भी आपको वही नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है। E0 सेल की वैल्यू रख देनी है 1.56। ठीक है, ये ऊपर ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, n की वैल्यू 2 कैसे बना, तो आपको इक्वेशन में दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो 2 ऐसे लिखा हुआ है, 2Ag+, है ना। तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव 4 आ रहे हैं, यानी n की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो Z भी लिखा हुआ है, Z+2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसमें भी यहाँ से भी n की वैल्यू 2 ही मिलेगी, यानी n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है आपका। ठीक है, तो ये 2 रख दिया आपने। बाकी यहाँ पे देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन जिनका हो रहा है, ऑक्सीकरण वाला ऊपर, अपचयन वाला नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे। तो Zn+ की वैल्यू इतनी दे रखी थी आपकी क्वेश्चन में, देख लेना भी पीछे। ठीक है, और Ag+ की जो वैल्यू है वो इतनी दे रखी थी। अब यहाँ पे 2 कहाँ से आया, क्योंकि इसके आगे 2 है ना, तो ये पावर में चला गया यहाँ पे। बस अब इसके बाद उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू तो ऐसी आएगी, इन दोनों को डिवाइड करके ये मिलेगा log, और यहाँ पे 0.001 है, और नीचे कितना है 0.1 × 0.1। ठीक है, तो इसके एक पॉइंट से इसका एक पॉइंट हटेगा, यानी पॉइंट यहाँ आ गया, और फिर इसके भी एक पॉइंट से इसका पॉइंट हटेगा, तो यानी यहाँ आ जाएगा, यानी ये बनेगा 0.1। ठीक है, कितना बनेगा, देखो log ऐसे बनेगा, यहाँ पे log 0.1। ठीक है, और 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻⁻1, यानी log × 10⁻, इस पॉइंट को हटाओगे तो -1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से log 10⁻⁻1 बचा। अब ये -1 आगे आएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और log 10 बचेगा यहाँ पे, है ना। देखो log 10⁻⁻1 है, तो ये -1 आगे आएगा, है ना। तो ये जो माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, और बचा कितना यहाँ पे log 10, और log 10 की वैल्यू रखोगे 1, तो यहाँ पे 1 रखा आपने। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, नस्ट इक्वेशन लिखनी है, तो वो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, नस्ट इक्वेशन को। बाकी इनको आपको क्या लिखना है, इनकी सेल रिएक्शन लिखनी है। ये आपको दे रखा है, इसकी सेल रिएक्शन आपको लिखनी है दोनों की, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखोगे इसको। तो ये इसके आंसर होगा, ठीक है। देखो इस चैप्टर के ना जो क्वेश्चन आंसर आते हैं बहुत शॉर्ट आते हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर आपको इनके लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी थी, बोला इसकी सेल रिएक्शन लिखो। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो Fe से कन्वर्ट होगा किस में, Fe+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखो H2 दे रखा है। तो जब ये अपने आयन से ब्रेक हो तो क्या क्या मिलेगा, 2H+ मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा, 2। अब देखो H2 है ना, तो 2H+ मिलेगा। अब ये क्या करेगा, दो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है दोनों साइड, तो इधर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, 2-, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये देखो ये दोनों कट जाएंगे, है ना, और ये प्लस ये आपको इधर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और Fe+2 और H2 इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, Fe का ऑक्सीडेशन कराया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिले हमें यहाँ पे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना इससे, यहीं पे देर का देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे निकाल लोगे इसके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा इसको, फिर देखो यहाँ से H2SO4 जब भी ब्रेक होगा ना आयंस में, तो क्या मिलेगा, 2H+ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2H है ना, 2H+ मिलेगा। तो यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे चार्ज 0 होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा H2 मिल रहा है ना हमें यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो क्या मिला, एक Fe मिला, प्लस 2H+ मिला, गिव्स Fe+2 मिला, और H2 मिला, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, ये आपको मिल गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो ये रिएक्शन दी है, आपको इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2 दे रखा है, पहले H2 लिखोगे, है ना। H2 से देखो यहाँ पे HCl दे रखा है, क्या दे रखा है, HCl। तो HCl क्या में ब्रेक होगा, H+ और Cl- में, ठीक है। यानी H2 जो हो रहा है वो H+ में कन्वर्ट हो रहा है, किस में, H+ में। 2H है तो 2 लगाओगे, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखो Cl- है ना, HCl से क्या लिखेगा, Cl- लिखेगा, ठीक है। तो ये जो Cl- है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, Cl2 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तब ये Cl2 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों से दोनों कट जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, और यहाँ पे 2 Cl है तो 2 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका H2 से 2Cl- से 2H+ और Cl2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी EMF निकालना है, बाकी E0 सेल दे रखा है, 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, और EMF निकालना है। तो मैं ये क्वेश्चन का आपको आंसर दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व आप खुद कर लेना, क्योंकि ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया हो, है ना, नेक्स्ट इक्वेशन के। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉल्व कर लेना इसको। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, बाकी मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आप इसको आप कर सकते हो, ये आंसर आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो इसको देख के आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आंसर मैंने आपको बता दिया, इसको करना बैठ के कैसे कैसे होगा ये, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम सीधा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और उसके इंपॉर्टेंस लिखने, यानी उनकी 2 उपयोग लिखने हैं कि इनके उपयोग क्या हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक श्रेणी होती है आपकी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सब जो भी आपके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं तत्व होते हैं, उनको रखते हैं, ठीक है। अब कैसे रखते हैं, किसी एक ऑर्डर में रखते हैं, यानी कुछ क्रम में रखते हैं, ठीक है। और किस क्रम में रखते हैं, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, यानी उनके किसके, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, विभव की क्षमता के अनुसार रखते हैं, ठीक है। जो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
उसके एक ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको एक ऑर्डर में रखते हैं यानी एक सीरीज में रखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, मान लो पहले ऐसे ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी उसको बोला जाता है। अब ये ऑर्डर कैसा होता है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि एक ऑर्डर में रखना। अब ये जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग, यानी इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम पे, किस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिमेंट के आगे इंक्रीजिंग लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी मानक इलेक्ट्रोड क्षमता के बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बुक में ना इसकी पूरी टेबल दिख जाएगी, आप बुक में देखना चाहोगे तो बुक में देख सकते हो आप लोग। हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व का क्या है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से उसको रखा गया है, उसके बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे कम फिर ज़्यादा 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 इस तरीके से रखा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके दो यूज़ क्या है, मतलब क्यों रखा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो, देख के पता चल जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यानी इसमें कौन ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है ना, ऑक्सीकारक लिखेंगे ऐसे, ऑक्सीकारक की तरह, ठीक है, कौन ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है और कौन अपचयन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो उस सीरीज को आप देख के पता लगा सकते हो। सेकंड चीज़, ई नॉट सेल निकालने के लिए, अगर आपको सीरीज पता है तो सीरीज से आप सीरीज से देख के उसमें वैल्यू लिखी होगी, है ना, तो वहाँ से आप उसका ई नॉट सेल भी निकाल सकते हो, यानी ई नॉट सेल की गणना कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ऑक्सीकारक ले लें, ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचयन, ठीक है, की पहचान करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेना एक बार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन को, है ना, इसको तो ऑक्सीकारक बोलेंगे और एक दूसरे वाले को अपचायक बोलेंगे शायद, ठीक है। तो एक बार देख लेना, इसको चेक कर लेना, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये आपको आंसर इसका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, यानी वैद्युत अपघटन के फैराडे के नियम आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो नियम है इसके, ठीक है, 2 नंबर में आया है, तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ, है ना। तो फैराडेज ने जो कितने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक। तो फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, यानी पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, है ना, डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपोजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पे जमा या मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रोड से गुजरने वाली वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा के आपने यहाँ पे एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, ठीक है। प्लस वाले को क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है इसमें, ठीक है, और माइनस वाले को कैथोड बोला जाता है। अब सपोज यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट भरा, सपोज Na+ भरा और एक Cl-, है ना, इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर जिसमें प्लस और माइनस है, ठीक। तो माइनस वाला क्या करेगा, माइनस वाला जाएगा कहाँ, प्लस वाले में, और प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले में, ठीक है। और जब ये यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे इसके ऊपर, है ना, और Na+ यहाँ जाके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। डिपॉजिट मतलब एक तरीके से वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे वहाँ पे जाके। तो वही ये बोल रहा है कि जो ये मास यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है M, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, Q यानी करंट पे। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे बैटरी से करंट दोगे, सॉरी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बैटरी नहीं बनाई, ठीक है, बैटरी से जितनी ज़्यादा यहाँ पे करंट दोगे तभी तो Na+ टूटेगा यहाँ पे। तो बैटरी से आप जितना करंट दोगे उसके समानुपाती, यानी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये लिखोगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है हमें जिसको हम Z बोलते हैं, ठीक है। तो M = ZQT, ठीक। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ तो करंट लिखा था क्वेश्चन में, यहाँ तो Q आ गया, है ना, मतलब थ्योरी में क्या लिखा होता करंट और यहाँ Q, तो Q मीन्स भी तो चार्ज ही होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, Z और Q की जगह क्या रख दो, Q का फॉर्मूला होता है I/T, है ना। तो कितने टाइम तक हम कितनी करंट दे रहे हैं, वही तो Q हो गया आपका।
तो इस तरीके से देखो इस करंट इसके फॉर्मूले में एम इक्वल टू जेड आई टी भी आ गया, ठीक है। तो यही तो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है आपका, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो आपका क्या हो रहा है, मास डिपॉजिट हो रहा है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पे मास जो डिपॉजिट हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रोड है, इस पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट मतलब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, या मुक्त हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे यानी क्यू पे, ठीक है। और क्यू इक्वल टू आई टी रख देना, ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ पूछा गया है, सेकंड लॉ बताया गया है कि यहाँ पे जो बात हो रही है ना, अभी तक मैंने एक ही सेल लिया था, अब यहाँ पे अलग अलग सेलों की बात हो रही है। मान लो 2 सेल हैं आपके पास, ठीक है, अभी मैंने 2 लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों सेलों में जो इलेक्ट्रोड होंगे, है ना, अगर आप सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हो, ठीक है, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हो, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे इस वाले में तो ले रखा है CuSO4, क्या ले रखा है, CuSO4, ठीक है। और इस वाले में ले रखा है AgNO3, क्या ले रखा है, AgNO3 ले रखा है, ठीक है। ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे बैटरी से इन दोनों में सेम करंट दे रहे हो, यहाँ से मान लो दोनों में क्या दे रहे हो, सेम करंट दे रहे हो यहाँ से, है ना। तो सेम करंट देने पे यहाँ पे जो Cu+ डिपॉजिट होगा, SO4 जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो SO4 होगा इसमें माइनस होगा, Cu+ होगा, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, इधर माइनस वाले में, और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाले में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे NO3 माइनस होगा तो वो ये आगे यहाँ डिपॉजिट होगा, Ag जो होगा वो यहाँ जाएगा, है ना, माइनस वाले। तो जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, कि करंट के ही होंगे, ठीक है। तो आप चाहे 1 लो या 2 लो या 3 लो, ठीक, तो वहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है मास, यानी जो इकट्ठा हो रहा है मास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपके क्यू के ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज प्रोड्यूस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट सब्सटेंस आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो यानी इक्विवेलेंट वेट के वो समानुपाती होता है, ठीक है। समान मात्रा में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यानी जो W1 आपका, मान लो पहले बात है, जैसे अभी हमने पहला एग्जांपल लिया ना CuSO4 से, वहाँ से W1 निकला, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E1 के, है ना, किसके, E1 के। तो E1 के आपका एक मिनट है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है ना, E1 यहाँ पे लिखा होगा मैंने, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होगा। ऐसे दूसरे वाले का W2 होगा, वो किसके समानुपाती होगा, E2 के। तो जब आप इनका रेशियो निकालोगे W1/W2, वो किसके इक्वल हो जाएगा, E1/E2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है W1 और W2 क्या है, मासेस ऑफ डिपॉजिट, यानी जो मास डिपॉजिट हो रहे हैं किस किसके, CuSO4 और AgNO3 के, है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E1 और E2। E1 E2 क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी रासायनिक तुल्यांक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे, ठीक है। और W1 W2 क्या है, जो पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जो उसके अंदर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी जुड़ रहे हैं जो उससे, ठीक। तो ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ है। आप डायरेक्ट ये भी याद कर लो, यहीं से आप इसकी डेफिनेशन बना लेना, ठीक है। तो ये आपके फैराडे के दोनों लॉ हो गए आपके, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। जो ईएमएफ होता है और पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो इसके अंदर आपको देखना है। तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, तो ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में कैलकुलेट किया जाता है, ओपन सर्किट में, किसमें, ओपन सर्किट। जैसे मान लो आप बैटरी लेके आए घर में, है ना, और बैटरी में आपके एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, आपने इसकी वोल्ट मीटर से इसकी वोल्टेज मेजर करी, तो वो होगा ईएमएफ, क्या होगा, ईएमएफ, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस बैटरी में एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, बल्ब। अब आप इसकी वोल्टेज मेजर करोगे तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट में, यानी बंद परिपथ में मेजर कर मापते हैं, और जो ईएमएफ होता है हमेशा ओपन, यानी
जो खुला परिपथ होता है उसमें मापी जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लो, है ना। जैसे मैंने बताया, आपने स्टार्टिंग में एक बैटरी लेके आए, है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रोड प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रोड माइनस हो गया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आप मापोगे वही आपका क्या होता है, EMF। ठीक है, और जब आपने इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी क्लोज कर दिया, उसको बंद कर दिया, ठीक है, तो तब आप वोल्टेज मेजर करोगे तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे मैंने हिंदी में भी पहला पॉइंट लिखा हुआ है, या सेल की दो इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर, तो उस समय अधिकतम होता है आपका, ठीक है, सबसे मैक्सिमम। जब आप खरीद के लेके आते हो ना, तो उस समय जो आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो उस समय वो मैक्सिमम दिखाएगा, जब आपने कुछ नहीं लगा रखा उसमें, या कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और ये आपका कब होता है, बंद परिपथ में मापा जाता है हमेशा। दूसरा पॉइंट है इसका, EMF इज़ यूज ओनली फॉर सोर्स EMF। जैसे मैंने आप बताया, सोर्स EMF का मेजर किया जाता है हमेशा। जैसे नई बैटरी आप लाए तो ये आपका सोर्स हो गया, है ना, तो इसका इसका मेजर किया जाता है EMF। और ये हमेशा किसका किया जाता है, किसी परिपथ के, यानी किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच, है ना। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, सॉरी, बल्ब को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो आपने सपोज यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो इसके दो पॉइंट के बीच अगर आप मेजर करोगे वोल्टमीटर से, तो वो आपको क्या दिखाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। ठीक, तो यही यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, यह हमेशा स्रोत विद्युत वाहक बल से मापा जाता है, और यह किसी भी दो बिंदु से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आप घर में कहीं पे भी जाओ, किसी भी दो तार के बीच में अगर वोल्टमीटर से मेजर करोगे तो वो क्या दिखाएगा, विभवांतर दिखाएगा। ठीक है, अगला EMF हमेशा ज़्यादा होता है, E हमेशा ज़्यादा होता है V से, यानी ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे, विभवांतर से। क्योंकि बैटरी जब में कोई नहीं करंट, जब बैटरी में कुछ भी नहीं लगा है उस समय मेजर किया जाता है, तो उस समय तो ज़्यादा ही होगा ना। जैसे आप उसमें सेल कुछ बल्ब लगा दोगे तो उस समय वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है रजिस्टेंस के कारण। और ये हमेशा V कब होता है, E से ज़्यादा, जब आप सेल को चार्ज करते हो। ठीक है, V E से तब ज़्यादा होगा जब सेल चार्ज करोगे, वरना हमेशा E V से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी डिफरेंस आप अगर आपको देखने तो आप नेट से जाके इसको चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कोलराज लॉ। तो कोलराज लॉ हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। अगला है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी छोटा सा एक टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य, और वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो, जैसे हमारे ये सारे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के साथ घोलने पे पूरी तरह आयंस में टूट जाए, Na+ और Cl-, H+ Cl-, यानी अगर ये पूरी तरह आयोनाइज हो जाएं तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह आयंस में ब्रेक ना हो, जैसे NH3, HF, AgCl, तो जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे, है ना, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, तो ये Ag+ और Cl- में पूरी तरह ब्रेक नहीं होगा। सपोज 100 आयंस बनने थे, बने आपके 85 या 60, तो वो होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होंगे, वीक, यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, यानी पार्शली डिपोजिट होते हैं ये। और ये क्या होते हैं, पूर्ण विघटित, यानी पूरी तरह, यानी कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका थ्योरी में मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी आप इसको नोट कर सकते हो, समझ में आपको ईजिली आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेना इनके, एक एक दो दो। और आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये छूट गया था, ठीक है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, यानी चालकता किसे बोलते हैं और मोलर चालकता किसे बोलते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं हम चालकता, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया कितना है, यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसा सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको, यानी उसकी उस विलयन की जो चालकता होगी उसको, मतलब उसको उस विलयन की चालकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने बहुत सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पे कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहाँ पे जो उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी होगी, जैसे सबको इतना आया, यहाँ पे जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, है ना,
उसे उस विलयन की कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। केवल आपको 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लेना है, एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है, उसको हम क्या करेंगे, उस विलयन की चालकता कहेंगे। ठीक है, यानी उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, बाकी इसकी ऐसा यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर। ठीक, अगला आता है मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता। तो बस यहाँ पे क्या होगा, मोलर जैसे नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पे यानी 1 मोल, अगर आपने 1 मोल क्या लिया वैद्युत अपघट्य को गोलने से उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी सपोज आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl लिया है, ठीक है, और इसको वाटर के यानी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डाला है ना, एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाया, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, उसकी जो चालकता होगी, उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में केवल यहाँ पे याद रखना 1 मोल लिखना है। तो 1 मोल की जो चालकता होगी उसको क्या बोलेंगे, मोलर चालकता, यानी 1 मोल की जो कंडक्टिविटी होगी उसको मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है और ये एग्जाम में आती है। तो यहाँ तक आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आपके जो है सेकंड चैप्टर से बने हैं। पिछले 4-5 सालों में सारे क्वेश्चन करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। ठीक है, बस ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना पढ़ते हो। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी हो, कहीं पे दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसको दोबारा रिपीट करवा दूंगा। और आपको ये धीरे धीरे वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, कभी हो सकता है कि किसी दिन ना मिले तो उसके अगले दिन मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, और इतना टाइम जो होता है कि मिल नहीं पाता मेरे को। ठीक है, साथ में कोचिंग चलती है, तो इसलिए कि इतना टाइम नहीं हो पाता, तो ये धीरे धीरे आपको मिल जाएंगी। आपके हाफ ईयरली से पहले आपका फर्स्ट बुक मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। ठीक है, और साथ में अगर आपका जैसे कि न्यूज़ आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उनको भी मैं एक एक करके वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस बना के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, एसर्शन रीजन वाले, वो सारे कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बस आप बने रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए, जैसे भी आपको टाइम लग रहा है ना, तो करते रहिए। ठीक है, बाकी आप जो भी है कमेंट ज़रूर करना, सजेशन जो भी आपके होंगे वो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू।